नमस्कार दोस्तों। वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू शुड बाय इफ़ यू आर इन अ ट्रांसफरेबल जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरे पास बहुत इसकी कंसल्टेशन और इसकी आते हैं और बहुत कन्फ्यूजन है। रीज़न मैं बताता हूँ। ट्रांसफरेबल जॉब को थोड़ा डिफाइन करते हैं। एक तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियाँ होगी, कॉरपोरेट की नौकरियां होंगी जहां आप कभी गुड़गांव से बैंगलोर, बैंगलोर से पुणे, कभी विदेश में एक टेन्योर करके आगे या वापस, या कभी हैदराबाद, उस वाले सर्किट पे घूमते हो, या किसी भी तरह की पीएसयू की नौकरियां होती हैं। मतलब सरकार की नौकरियां तो सारी आएंगी ट्रांसफरेबल में, और कॉरपोरेट की भी नौकरी आएगी। तो इसमें सबसे पहले तो कन्फ्यूजन क्यों होता है? कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि आप रहने वाले कहीं के, काम कहीं कर रहे हो, अगली बार फिर काम कहीं करोगे, तो फिर खरीदें कहाँ प्रॉपर्टी? और आपको लगता है कि नौकरी तो काफ़ी साल चलेगी, पता नहीं मैं फाइनली कहाँ टिकूंगा। इस चीज़ को बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने भी भुनाया है। आपको जब पता नहीं कहाँ रहना है तो डालिए ना एसआईपी में, और फिर जब पता चल जाए तो सेटल हो जाना। द फैक्ट ये है कि प्राइजेज हैव grown much faster than people to catch prices through their SIPs। और ये किसने गारंटी ले रखी है कि अगले 15 साल में SIP के रिटर्न्स बहुत ही ग्रेट आएंगे, या जैसे बताए जा रहे हैं। कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, कितनी इन्फ्लेशन है, वो सब भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये नहीं बताता कि देयर इज़ अ 10% कंपाउंडिंग वर्किंग अगेंस्ट यू इन टर्म्स ऑफ रेंट। सो व्हाट यू डू कि आपको अगर रहना बेंगलोर में है और आप साउथ इंडियन नहीं है और आपको लगता है कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, तो मैं क्या यहीं खरीदूँ? तो आंसर टू यू एवरीबडी इज़, जो भी आप सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ए बजट फॉर योर सेल्फ। आई प्रिज्यूम जो ठीक ठाक सी सैलरी वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं हमें, मैं सरकारी लोगों के हिसाब से ही एडवाइस कर रहा हूँ, उसके इक्वलेंट अगर कॉरपोरेट में भी सैलरी है, विच इज़ अ वेरी मीडियन सैलरी इंडिया में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो लोग मेरे ख्याल आराम से 60-70 लाख से 1 करोड़ के बीच में चीज़ें ले सकते हैं एकदम। जिनकी सर्विस 4-5 साल ही हुई है वो थोड़ा 60-70 लाख की ब्रैकेट में लेंगे, जिनकी 8-10 साल के करीब होगी है वो थोड़ा बड़ी ब्रैकेट में ले सकते हैं। एंड मिक्स ऑफ लोन होगा, मिक्स ऑफ डाउन पेमेंट सेविंग्स होंगी, कुछ अच्छा पेमेंट प्लान होगा तो वो ले सकते हैं। तो उनको क्या करना है कि जिस शहर से वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिस कल्चर से वो आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भाषा से करते हैं, किसी खान पान से करते हैं, कोई भी उनका कनेक्ट है या कनेक्ट बिठाया जा सकता है हमारे जैसा अगर कुछ सिखाए, तो वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे बोलूँगा 25-26-27 साल वाले, वो अपने पेरेंट्स से इतने दबे हुए हैं कि प्रॉपर्टी के डिसीजंस नहीं ले पाते, स्पेशली जो छोटे शहरों से हैं। पेरेंट ये सोचता है कि मैं 55-60 साल का हो गया, बच्चा 25-27-30 साल का, अगर इसने किसी बड़े शहर में प्रॉपर्टी ले ली, लेट से गुड़गांव में, दिल्ली, गुड़गांव में तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों को प्रॉपर्टी लेना, पर बेंगलोर, पुणे में भी, मुंबई के बाहर कहीं पनवेल या उस साइड, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले ली प्रॉपर्टी, किसी और शहर का नाम ले लो आप, जो भी आपको ठीक लगे, बड़ा शहर, तो ये बेटा मेरे पास कभी दोबारा आएगा नहीं और हाथ से निकल जाएगा। लिटिल रियलाइजिंग दैट ये बच्चा जब 50-55-60 का होगा तब इसकी नौकरी की दुकान बंद होगी, तब तक मोस्ट लाइकली पेरेंट ही नहीं होगा, और अगर होगा तो काफ़ी बूढ़ा होगा और उसको एक हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लालच है, बट ये समझदारी नहीं है क्योंकि सब शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। तो वो आपको छोटे आपके जो भी शहर होंगे उसमें खरीदवा रहे हैं। अब जींद में प्रॉपर्टी खरीद के क्या ही कर लोगे वहाँ हुड्डा के सेक्टर में, अगर ऑलरेडी पिताजी का वहाँ है? वो कहेंगे पिछली गली में मिल रहा है भाई, वो सोनू का मिल रहा है, वो उसका कोई भी नाम पीछे गली में वो रिश्तेदार का बेच रहा है, वो ले ले, मामा का उसका करके ऐसे ले ले। एंड उनके साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा, मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत हिट हुआ है मेरा दूसरे चैनल में, हाउ पेरेंट्स आर फाइनेंशियली अब्यूजिंग किड्स। सी ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग, do not fall into this trap of taking suggestions from the father, especially if he has not done something great in his life. If he has done something, no, how can you? This is okay. Fathers should be loved, parents should be loved and respected also, but not that you have to take their every advice. आपको बड़े शहर में एक ढंग की रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है जो कैश फ्लो पॉजिटिव की तरफ आपको ले जाए, हाई रेंटल यील्ड हो, एंड उसके साथ आपको अपना, किसी और शहर में आप रहोगे तो इसकी रेंट की हेजिंग हो जाएगी।
कभी हमने देखा है बेंगलोर का रेंट भागता है, कभी मुंबई पुणे का भागता है, कभी गुड़गांव का भागता है, ग्रेटर नोएडा नोएडा का भी भागता है। हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ आता है कि इस साल यहाँ रेंट ज़्यादा गया, किसी साल कहीं रेंट गया। अब आप हर शहरों को नहीं पकड़ सकते कि जिस शहर में आप लोगे उसी शहर में रेंट भागेंगे, पर रेंट भागते हैं। तो आप एक शहर में रह रहे हो, आपका रेंट भाग रहा है, अब आपके पास उस शहर में प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव के अंदर अगर आपको आज के दिन कुछ भी चाहिए तो भाई साहब 3 4 5 CR की बात होती है। रेंटल यील्ड रिलेटिवली लेसर है बाकी मार्केट से। तो इट इज़ प्रूडेंट एंड इंटेलिजेंट ऑन योर पार्ट टू buy a property in some other शहर where the rental yields are also high, where you can manage, and especially if you get in a good payment plan which is not taking everything right now कि वहाँ का EMI भी बहुत लंबा चल रहा है, यहाँ का रेंट भी चल रहा है। तो उससे क्या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक रियल एसेट हो जाएगा एंड उस पर आप रेंटल लेंगे और कहीं भी रेंटल देंगे तो हेजिंग हो जाएगी। इट इज़ लाइक कि मैंने एक कार खरीद ली, मैं भी थोड़ी बड़े वाली, और अपनी छोटे वाली को टैक्सी पे चला दिया। अगर आप देखेंगे छोटी गाड़ी का अगर 12 रुपये किलोमीटर है, 14 रुपये किलोमीटर रेट है किसी तो बड़ी गाड़ी का 20-25 रुपये ही होता है। उसका ऐसा नहीं कि गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई 4 गुना, क्योंकि कई गाड़ियाँ 6-7-8 लाख की आ जाती हैं, कई गाड़ियाँ 25 लाख की आती हैं। तो ऐसा नहीं कि 4 गुना कॉस्ट है तो उसका भाड़ा भी 4 गुना होगा, भाड़ा मैक्सिमम डबल होगा। ये फार्मूला जब लगा लें आप तो लाइफ में बड़े सही रहेंगे। ये चीज़ को आप लोग, इसमें कई लोग बोलेंगे अब तो फिर लेंगे तो रेंट कैसे मैनेज करेंगे। रेंटल मैनेज करने के लिए बहुत आजकल तो बिल्डर्स ही साथ दे रहे हैं, एक वो पॉजिटिव चीज़ है। और कई केसेस में लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप गूगल करें, एंड आने वाले 2-3-4-5 साल में ये स्पेस बहुत बढ़ने वाला है। अदरवाइज़ उसके बावजूद भी आप एक लोकल आदमी 2-3 लेकर, वो मैं कभी कोर्सेज में समझाता हूँ कि हाउ यू हैव टू मैनेज दोस थिंग्स। मेरे रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, तो रैंप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 14 रिकॉर्डेड क्लासेस, 25 घंटे का कंटेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ों को बहुत डीपर लेवल पे सीखने को मिलता है। चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं जिसमें बहुत प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया जाता है और आप लोगों के लिए वेबिनार्स में क्वेश्चन आंसर सेशंस और क्वेरी सेशंस आंसर करे जाते हैं। पर ट्रांसफरेबल जॉब में डू नॉट मिस आउट ऑन द रिटर्न्स विच रियल एस्टेट इज़ गिविंग। लॉट ऑफ पीपल इस चक्कर में लास्ट 2-3 साल में मिस आउट कर गए। अब लोगों को लगता है कि अरे इतने रिटर्न्स मिस आउट कर लिए तो अब तो क्या ही ले लेंगे। अब भी 10-11-12% मिलेगा और वो मिलेगा एब्सोल्यूट प्राइस में, और आपको पैसे एक बार में नहीं देने। इट विल स्टिल बी मच मोर देन योर सैलरी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मान लो 10% बढ़ गई तो 10 लाख रुपए बढ़ गए। अब वो 10 लाख रुपए बिल्डर को देने के लिए आपको 15 लाख कमाने पड़ेंगे। आप समझे मेरी बात, क्योंकि बाकी वो टैक्स में जाएगा 5 लाख। भाई एक स्टेज के बाद 30-33% के करीब टैक्स स्लैब हो जाता है, आपको पता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी 10 लाख पड़ गई तो क्या आपकी तनख्वाह इतनी बढ़ रही है, क्या आपकी सेविंग्स इतनी बढ़ रही हैं? अगर लेट से आपकी तनख्वाह भी 10% बढ़ गई तो डज इट एक्चुअली, सोचने में लगता है कि सब रेशो सेम है कि प्रॉपर्टी का दाम भी 10% बढ़ गया, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई, बट आपकी तनख्वाह कितने बेस पे बढ़ रही है? 10 लाख रुपए की साल की तनख्वाह है तो 1 लाख ही बढ़ी, 20 लाख की तनख्वाह है तो 2 ही लाख बढ़ी, 30 लाख की तनख्वाह है तो भी 3 लाख ही बढ़ी। 3 लाख अगर तनख्वाह आपकी बढ़ी तो उसमें से टैक्स भी जाएगा ना बड़ी तनख्वाह पे, तो वो एक्चुअल में 2 लाख बचेगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी 10 लाख बढ़ गई तो आपकी 5 साल की एक्स्ट्रा जो इनकम हुई है उसकी सारी अगर वो सेविंग्स में डले तो उसको इक्विवेलेंट है। तो आई हैव डन दिस कैलकुलेशन एंड द कैलकुलेशन इज सेइंग इवन इफ द प्रॉपर्टी अप्रिशिएट्स ओनली 5-6%, ओनली 5-6%, इट विल अप्रिशिएट, अभी तक जो मार्केट चल रहा है उससे ज़्यादा, लेकिन 5-6% भी अगर आप अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी, यू आर वाइजर टेकिंग इट टुडे। इवन एट द कॉस्ट ऑफ फंड्स आई नो इज़ अबाउट 7.5% होम लोन रेट्स हैं, अगर तो भी फ़ायदेमंद है, बिकॉज वो जो होम लोन रेट है वो सारी प्रॉपर्टी पे है, कॉस्ट पे लगेगा अगर कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है वो तो भाई साहब 5-6% सारी प्रॉपर्टी पे, पर पैसा आपको सारा नहीं लेना। आप समझ रहे हैं कि अगर 4 साल में मेरे को सारा लोन लेना है, 25/4 का प्लान लगा लिया, तो अगर मेरे को 5-6% भी एप्रिसिएशन हो रहा है साल का तो भी देयर इज़ नो लॉस।
ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड द मोमेंट यू टॉक ऑफ 5-6 तो सारे के सारे बोलने लग जाते हैं अरे म्यूचुअल फंड में डाल ले। अरे इन सबको बताना है फूफो, नहीं प्यार से बताना है बच्चों, ठीक है, कि वो सारा पैसा आपके पास है कहाँ जो म्यूचुअल फंड में डाल दोगे? क्या 1 करोड़ लेके बैठे हो? जब भी एग्जाम्पल करना है तो ये करो ना कि भाई 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी आज ही मिल रही है और इसकी रेंटल यील्ड हमें पता है क्या, और 1 करोड़ रुपये यहाँ डाल के नहीं मैं यहाँ डाल दूँ, ये चीज़ समझ। पर यहाँ तो है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो यहाँ डालोगे 10 लाख रुपया, 5-10 लाख, और म्यूचुअल फंड का भी SIP कर करके धीरे डालोगे और फिर उसको कहीं कहीं तोड़ दोगे। वो संजय कथुरी जी बोलते हैं इफ़ आई एम इन नीड विल आई सेल माई बाथरूम, वॉट नीड यू विल बी? हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर। दूसरी नीड आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय पेरेंट्स टू टेक अवे योर मनी। इफ़ यू हैव टेकन ए प्रॉपर्टी एंड लोन है तो आप बोल सकते हो पापा मम्मी को जी लोन चल रहा है हमारा, तो देख लो आप। अच्छा ऐसा बोलेगा? नहीं तो SIP की गुल्लक तोड़ते रहो पापा मम्मी के लिए। आज तेरी बहन की शादी है तो क्या भाई बहन की शादी के लिए नहीं देगा? नहीं, बहन की शादी के लिए भाई कुछ नहीं देगा, भाई आधी प्रॉपर्टी दे देगा। जो 10,000 करोड़ की आप लेके बैठे हैं वो 5,000 करोड़ की बहन को दे देना, शादी में मुझे नहीं देना, मेरे पे कुछ वो नहीं है। बहन को भी पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाया था। हाँ, बहन को मुझे जो देना लेना होगा, मेरी प्यारी बहन है, मैं उसको डायरेक्ट दे दूँगा। मैं डायरेक्ट उसको एक अच्छा मोबाइल दे दूँ, एक ज्वेलरी का सेट दे दूँ, एक हनीमून में जाने के जो होते हैं खर्चे पानी ट्रैवल के, कोई भी टोकन दे दूँ, वाउचर दे दूँ, कोई भी चीज़ दे दूँ। बहन मेरी जिसकी बहन है वो डायरेक्ट कर लेगा, डायरेक्ट कर लेगा। उसमें ये पिताजी का क्या है कि नहीं, पिताजी को शादी पे 50-60 लाख लगाना है तो भाई से पैसा लिया जाए क्योंकि भाई ने 5 साल से SIP करी है। ये समाज को जिस तरह मैं जोड़ता हूँ ना रियल एस्टेट से, इस तरह कोई जोड़ता नहीं है। इसलिए चैनल को यहाँ भी सब्सक्राइब करो, बाकी वालियों को भी करो। रिलेशनशिप कोर्स लेना है वो भी ले लो, बहुत जुड़ा हुआ है वो भी रियल एस्टेट से। दोनों चीज़ लेके लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं, तो RC भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मार्केट में कोई नहीं लेकर आ रहा। अपने पैसे को इतना वो होता क्या है कि वो रियल एस्टेट इतनी बड़ी लगती है ट्रांसफरेबल जॉब वालों को, क्योंकि उनको खरीदने की वो नहीं है। एक शहर में रह लो तो आइडिया काफ़ी हो जाता है, ठीक है, क्या करना है आपको, और वो शहर में चाहे कितना महंगा शहर हो वहाँ भी ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे, अगर प्रोवाइडेड आपको रह रहे और वहीं रहना है। लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब्स वाले क्या करेंगे, इतने में तो क्या ही आएगा, इतने में तो क्या ही आएगा, इतने में तो क्या ही आएगा करके कहीं कुछ नहीं खरीदते, और वो थोड़े थोड़े पैसे कोई कोई ले जाता है उनके। थोड़े यहाँ पे ले गया, वहाँ पे डाल दिए, कोई ये ले गया, कोई ये ले गया। थोड़े दिनों में बीवी बोलने लग जाएगी मज़े नहीं कराए, सारा जवानी जा रही है, कहीं घूमे नहीं, कुछ करा नहीं, एंड उसको पिताजी को दे दिया, वहाँ 2 कमरे बना दिए, वो पीछे एक सड़ेला सा प्लॉट ले लिया 80 गज का, ये ले लिया, ये लेके बैठा मेरे को भी कर। आपका जिसे कहते हैं हरियाणा की भाषा में खिंड बिंड करके एक वर्ड होता है, ठीक है, वो मतलब स्कैटर अवे हो जाता है। ऑल योर एनर्जीज एंड रिसोर्सेज आर नेवर एबल टू बाय एनीथिंग, नेदर यू आर एबल टू यूज लीवरेज एवर, बिकॉज एनीबडी हु टेक्स अबाउट 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम यू, कोई भी घर वाला अपने काम के लिए, तो वो 5 लाख रुपया नहीं है, वो मेरे हिसाब से 50 लाख रुपया ले लिया उसने, क्योंकि उस 5 लाख को दिखाकर आप 50 लाख का खेल खेल सकते थे कहीं पे भी, तो आप वंचित हो गए। और वो कह देगा मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो बहुत रिश्ते सी इफ़ यू नॉट हैव एजेंडा फॉर योर ओन मनी, which lot of people don't have and which I teach very perfectly in my financial wisdom course, ठीक है। कई मेरे को ना तो लिखते हैं कि ऐसा लिख देते हैं, अरे ये तो तुम कोर्सेज बेचने की क्यों बात करते हो, बात तो अच्छी करते हो। मैं यहाँ पे सोशल वर्कर नहीं हूँ, नहीं मैं इलेक्शन लड़ने वाला, कभी मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। आपको जहाँ पे भी समझ में आए आप चीज़ ले लो, क्योंकि हर आदमी आपसे आके पैसे ले जाएगा, बदले में कुछ दे के भी नहीं जाएगा। मैं तो बहुत थोड़े से लेके बहुत कुछ दे के जा रहा हूँ, और 100 आदमियों को ना कहने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो मेरे को ट्रोल मत करना कि तू अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है, सभी करते हैं। मोदी जी भी तो भाजपा का लगा के चलते हैं, बताते हैं कहाँ करना है। राहुल गांधी जी भी अपना हाथ मुद्रा बताते रहते हैं, कौन सी मुद्रा है, ठीक है, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। तो सब करते हैं, आपको भी करनी चाहिए अपनी, ठीक है, नहीं तो आप किसी और को पैसे देते रह जाएंगे, ठीक है, और कोई भी आपके पैसे आके ले जाएगा। बी फाइनेंशियली वाइज। जो भी ट्रांसफरेबल जॉब पे हैं मैं उनको देखता हूँ गरीब होते हुए, क्योंकि उनका रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस वाला चीज़ हो जाता है। सरकारी नौकरों का देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल है। शुरू में तो नौकरी लगी थी बड़े सेलिब्रेट करते हैं, पर कुछ होता नहीं है। इसमें कई लोग फिर लिख देंगे अरे ये तो भ्रष्टाचार, कुछ नहीं, आधा 1% का कोई मामला है, बाकी सब ऐसी चक्की पीसेंगे, जाके चेक कर लो कौन सा किसका है, बैंक PSU वालों से पूछ लो,
बैंक पीएसयू वाले अपने फंसे पड़े हैं, वो लोन के लालच में 2% कम मिलेगा, नौकरी में फंस गए, ठीक है। पर उनको भी देखना है कि जितना शुरू में लेके 10-15 साल में जयराम जी की करने का मौका मिल जाएगा। बैंक पीएसयू वालों को बता रहा हूँ, टाइम पे कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी बना लो। अगर फंसना ही है और पिसना ही है, मेक द मोस्ट ऑफ इट एटलीस्ट फॉर 5-10-15 ईयर्स। बाय प्रॉपर्टीज, डोंट कीप सेस्टिंग। अगर बैंक आपको सस्ता लोन दे रहा है, जो कि पहले पर्क्स अलग से काउंट होते थे, आजकल उस पर भी टैक्स लगा दिया, ठीक है। हर जगह जो जो मिल रहा था वो कम होता जा रहा है, वो एक फैक्ट है। पर वो गुरुजी गुरुग्राम वाला चैनल का वीडियो बन जाएगा, तो पॉलिटिकल नहीं करूँगा मैं इसको इन्वेस्टर के लिए रखूँगा। बाय द प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी सस्ती मिल रही हैं, क्योंकि अगले 1-1.5 साल बाद मेरे हिसाब से, ये मेरी प्रेडिक्शन है, प्रॉपर्टी का टिकट साइज़ ही ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ में ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हम गुड़गांव में तो देखा ही हमने क्या हो गया, ठीक है। उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने काफ़ी बोला कि हाँ बिल्डर्स के लिए कुछ करना चाहिए। वाई टू लिव विद द सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ? नोबडी इज़ कमिंग फॉर योर रेस्क्यू। गवर्नमेंट आके नहीं बोलेगी नहीं, वो सब हमने देख लिया, वो सस्ती हाउसिंग का क्या होता है, क्या वो नहीं अब गवर्नमेंट के बस का। कहीं भी सारे बड़े बड़े बिल्डर छोटी हाउसिंग से निकल रहे हैं, आप गूगल करके देख लो, ये सब सस्ते वाली हाउसिंग से निकल रहे हैं, कोई नहीं आने वाली। एंड कहीं रेट कम नहीं होने वाले। जो भी सोच रहे हैं ना कि ये रेट कम हो जाएंगे, अब तो फिर क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, नहीं आएगा। एंड वो आपका वो लोग वेट करते करते नौकरी छूट जाएगी 10 साल में। किसी टाइम पे ले लेते तो शायद वो ईएमआई करके कैश फ्लो पॉजिटिव होके लोन वोन करके कोई एसेट बन जाता। वो क्रैश की वेट में नौकरी का ही क्रैश हो गया। चांसेस ऑफ रियल एस्टेट में क्रैश आना से ज़्यादा इस नौकरी में आना। लॉट ऑफ पीपल विल नाउ से नौकरियां अगर चली जाएंगी तो क्या रियल एस्टेट नहीं करेगी, उस पर अलग वीडियो बन जाएगा। मैंने पहले भी बनाया कि ऐसा लग रहा है कि नौकरी वाले भी चला रहे हैं रियल एस्टेट। इंडिया में नौकरी करने वाले कितने हैं, पहले ये देख लो। गुड़गांव का मेरे को कोई लिख रहा था, बता रहा था अब आएगा मज़ा, आईटी में ले ऑफ हो रहे हैं, गुड़गांव में रियल एस्टेट। अरे आईटी वाले गुड़गांव में कब से प्रॉपर्टी खरीदने लग गए? 6 करोड़ की आईटी वाला खरीदता है। आईटी वाले की कितनी तनख्वाह होती है बताना? नहीं, कोई उसका टॉप हॉन्चो वीपी जिसकी बीवी भी काम करती है, हाँ ले लेगा। लेकिन जिनका ये आप मास ले ऑफ्स बता रहे हो, ये गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, ये 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। ये क्रेस्ट में ये खरीदते हैं, मैग्नोलिया अरेलिया में ये रहते हैं, एलान में ये लोग रह रहे हैं, शोभा में ये इन लोग ने लिए 7-7, 8-8, 9-9 करोड़ के फ्लैट हैं, ये ले रहे हैं। ये पूरी 111 के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ के फ्लैट हो रखे हैं, ये लोग ले रहे हैं। ये ले रहे थे कभी? आईटी वाले, आईटी की कितनी तनख्वाह लगा लोगे भाई साहब आप? 3 लाख लगा लोगे एवरेज तनख्वाह? नहीं किसी की, मैं वो एक आधे अधिकारी होते हैं ना, वो उनका तो शायद हो भी नहीं रहा हो भी। जो मास लोग हैं उनकी कितनी तनख्वाह मानते हैं कि एवरेज तनख्वाह? मैं गुड़गांव में एक एवरेज तनख्वाह मान लेता हूँ 1.5 लाख 2 लाख मान लो, एवरेज बहुत है ये भी, ठीक है। हालांकि अभी आंकड़े निकले थे जीडीपी के पर डिस्ट्रिक्ट, उसमें गुड़गांव दूसरे नंबर पे, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे पूरे इंडिया में, एंड गुड़गांव नंबर 2। गुड़गांव की तकरीबन 10 लाख 9.5 लाख के करीब है, ठीक है, पर ईयर इनकम। तो यानी लाख के करीब, एवरेज के करीब है। तो मैं 2 लाख मान लेता हूँ अच्छी तनख्वाह, 3 लगा लो, चलो 3 लगा लो। 3 के अंदर टैक्स टूक्स काट के 2.5 लाख आएगी, तो उसमें 2 करोड़ की ईएमआई निकालने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए। 2 करोड़ में आ क्या रहा है? अगर 50,000 में कोई सर्वाइव कर जाए, जबकि कोई कर नहीं सकता 50,000 में सर्वाइव, सबको पता है ये। लेकिन खां कैसे निकाले? कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है 2-2.5 करोड़ का? कोई आ रहा है तो आप बता दो, कहीं है तो गुड़गांव हैज़ लॉन्ग गॉन आउट ऑफ द हैंड ऑफ मिडिल क्लास एंड सैलरीड। ओनली दो सैलरीड आर एबल टू बाय इन गुड़गांव, दोज हु आर आइदर डबल इनकम और दे हैव ए इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी जो उन्होंने बेची है, या भाई कहीं बहुत ही इसॉप्स थे, कहीं लाइफ में बहुत ही ग्रेट कर लिया। अदरवाइज अब नहीं खरीद सकता कोई गुड़गांव में, कोई प्रोजेक्ट आगे लाइंड अप नहीं है जो हमारे जैसे लिए। हमें भी ऐसे होता है बोलते 7 करोड़ नहीं, एक्चुअली इस पे पीएलसी भी है, नहीं जीएसटी भी नहीं बताया भाई साहब, फिर तो 8 हो गया। हाँ जी 8 है एक्चुअली। इसको 6.99 करके मार्केट करते हैं, 6.99। जब तक वो जाओगे लेने, कॉस्ट शीट में दिखाएगा 7 करोड़ 92 लाख। तो अब 7 करोड़ 92 लाख नौकरी वाला खरीदेगा? तो ट्रांसफरेबल जॉब्स वाले अगर नॉर्थ इंडिया के हैं आप, तो बहुत बुरा हाल है आपका, क्योंकि आप जिनमें समझ आ चुकी है वो ग्रेटर नोएडा, एड़ा पेड़ा, वहाँ जेवर नहीं जा रहे, ठीक है, और गुड़गांव में ले नहीं पा रहे, तो फिर कहाँ खरीदें? तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड नहीं है, उस ग्रुप पे आप जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।